हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं नौकरी चाकरी विद प्रभात। आइए आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर, जो कि जेएसएससी सचिवालय के 8 कहानियों में से एक है। कहानी पढ़ने से पहले हम कहानी के लेखक कमलेश्वर जी के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं, जो कि इस कहानी के रचनाकार हैं। कमलेश्वर जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले में 6 जनवरी सन 1932 ईस्वी में हुआ। मैनपुरी से हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से हिंदी विषय लेकर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने कथा लेखन से साहित्यिक जीवन का शुभारंभ किया। कमलेश्वर जी ने अपने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। 27 जनवरी 2007 को उनका निधन हो गया। इनकी कहानियां व्यंग्य और चुहल में भारी भाषा, करुण एवं यथार्थ स्थिति को प्रभावशाली ढंग से उजागर करती है। तो आइए अब हम इनकी कहानी दिल्ली में एक मौत के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी में महानगर की व्यस्त एवं आत्म केंद्रित जिंदगी का सजीव चित्रण किया गया है। कहानी थोड़ी व्यापक, सामाजिक संपत्ति वाली, सहानुभूतिपूर्वक मानवीय भाव संपदा के विलोपन और क्षरण की मार्मिक कथा सुनाने वाली रचना है। तो आइए पढ़ते हैं दिल्ली में एक मौत। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। कौन चुपचाप खड़ा सब देख रहा है? तो लेखक। और किसकी शव यात्रा में उसे शामिल हो जाना चाहिए था? तो दीवान चंद्र की शव यात्रा में। ठीक है। लेखक ऐसा कह रहा है, उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोच रही है। ठीक है। लड़के से खासी जान पहचान है लेखक की और वह मन ही मन सोच रहा है कि ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ दिया जाता है, लेकिन उसकी सर्दी की वजह से क्या है, हिम्मत छूट रही है और मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात उसे भीतर ही भीतर कोच रही है। ठीक है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं। कितना बज रहा है? सुबह के 9। लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। पूरा दिल्ली धुंध में लिपटा हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, सड़कें नम हैं, पेड़ भींगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई हैं। ठीक है। कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। जिंदगी की हलचल का पता कैसे लग रहा है? तो आवाज़ों से लग रहा है और ये आवाज़ें कानों में बस गई हैं। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही हैं। वासवानी के नौकर ने रोज़ की तरह स्टोव जला दिया है। एक पात्र है वासवानी, ठीक है, जो नौकर ने रोज़ की तरह स्टोव जला दिया है। तो आवाज़ें कहाँ से आ रही है? घर के हर हिस्सों से आवाज़ें आ रही है। और वासवानी, जो कि इस कहानी का और एक पात्र है, तो वासवानी के नौकर ने रोज़ की तरह स्टोव जला दिया है।
उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। स्टोव की सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पालिश कर रहा है। कहानी का और एक पात्र है अतुल मवानी, ठीक है, जो बगल वाले कमरे में जूते पालिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं, ठीक है। ऊपर मतलब ऊपर मंजिले में सरदार जी रहते हैं लेखक के, और वो मूंछों पर क्या लगा रहे हैं? फिक्सो। फिक्सो मतलब मूंछों को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जेल होता है ना, जो बाल को फिक्स करते हैं जेल लगा के, उसी तरह ये मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। और एक पात्र वासवानी जो कि 3 मंजिले पर है और उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बस दौड़ रही है। जू जू करती भारी टायरों की आवाज़ दूर से नज़दीक आती है और फिर दूर होती जाती है। तो कोहरे में क्या दौड़ रही है? बसें दौड़ रही हैं, और जू जू करते हुए भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती है और फिर दूर हो जाती है। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। सब लेखक क्या है? महसूस कर रहा है, क्योंकि धुंध के वजह से उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बस सुनाई पड़ रहा है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। तो फ़ोन की घंटी कहाँ बज रही है? देखिए, इस तरह की सवाल पूछा जा सकता है कि फ़ोन की घंटी कहाँ से बज रही है। तो पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ से। सवाल इस तरह से हो सकता है कि पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ से, कि इंजीनियर के यहाँ से, कि शिक्षक के यहाँ से, ठीक है, कुछ भी सवाल पूछ सकता है। इसलिए आपको कहानी ध्यान पूर्वक सुनना है और बारीकी से इसे ध्यान रखना है, ठीक है। और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। तो लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही है तो पिछवाड़े वाली गली से जा रही है, वहीं से वो गुजर रही है। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई है। सड़कें क्या है? ठिठुरी हुई है। और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही है। तो बादलों को चीरती हुई क्या जा रही है? तो कार और बसें कोहरे के बादलों को चीरती हुई जा रही है और हॉर्न बजाते हुए भाग रही है। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। भटकती हुई रूह मतलब आत्मा। कोई दिख नहीं रहा है, बस उसे आवाज़ सुनाई पड़ रहा है और वो महसूस कर रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं। बस में क्या है? भीड़ है और लोग ठंडी सीटों पर, सीटें कैसी हैं? तो ठंडी हैं, और लोग सिकुड़ कर बैठे हुए हैं। कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं। कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं।
बाहें पसारे, उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीले चमकदार छड़े हैं। तो कुछ लोग बीच में ही लटके हुए हैं। किस तरह से लटके हुए हैं? तो ईसा की तरह सलीब पर। और बाहें पसारे, उनकी हथेलियों में कीले नहीं हैं, बस की बर्फीली और चमकदार छड़े हैं। क्या है? बस की बर्फीली चमकदार छड़े हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। तो दूर से क्या आ रही है? एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है और इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है, लेखक कह रहा है। इसी मौत की खबर होगी, अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई है। और वो अंदाज़ा भी लगा रहा है कि इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई है। तो करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत कहाँ हुई है? तो इरविन अस्पताल में हुई है। ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ, ये भी एग्जाम में आ सकता है। मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई है। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। ये सब पेपर में लिखा हुआ है जो उसने पढ़ा है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। देखिए, ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे आपको सुनना है। ठीक है। तो सेठ दीवान चंद की मौत किस अस्पताल में हो गई है? तो इरविन अस्पताल में हो गई है। ठीक है। और वो कहाँ का मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ है? तो वो है करोल बाग का मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ, जिसका नाम क्या है? दीवानचंद, सेठ दीवानचंद। ठीक है। और उसका शव कोठी पर ले आया गया है। सुबह 9 बजे उसकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई गुजरेगी। तो ये आर्य समाज रोड से गुजरेगी और कहाँ जाएगी? कौन सी शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी? तो पचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी, वह ऐसा सोच रहा है। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे आ रहे हैं। तो कुछ लोग क्या लगाए हुए हैं? तो टोपियां लगाए हुए हैं, टोपियां लगाए हुए हैं और मफलर को बांधे हुए हैं। ठीक है। और खामोशी से पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। किनकी चाल धीमी है? जो लोग टोपी लगाए हुए हैं और मफलर को बांधे हुए हैं। ठीक है। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। ये वो ऐसा अनुमान लगा रहा है, क्योंकि कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है, मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। अतुल मवानी जो जूते पर पालिश कर रहा था। ठीक है। वो मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है और मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। और अतुल मवानी का एंट्री हो जाता है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, ज़रा अपना आयरन देना।
अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल ना खड़ा कर दे। ठीक है, वह आता है, आयरन मांगता है। ठीक है, तो अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है। लेखक सोचता है कि चलो, उसने आयरन की बात की, शव यात्रा की बात नहीं की, और ये सोच के वो तसल्ली ले लेता है। ठीक है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा करते। मैं उसे फ़ौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ। कौन निश्चिंत हो जाता है? तो लेखक। आयरन कौन मांगने आया था? अतुल मवानी। ठीक है, अतुल अब अपनी पेंट पर लोहा करेगा और दूतावास के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। ठीक है, उसे तसल्ली हो जाती है कि वो आयरन लेगा, आयरन करेगा। ठीक है, पेंट पर लोहा करेगा, लोहा वही आयरन को बोल रहा है, लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा, जहाँ उसका काम रहता है, दूतावास। ठीक है, जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। उसे क्या खटका लगा था जब से वो पेपर पढ़ा था? मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात ना कह दे। सभी दरबार क्या थे? सभी शरीफ थे, दुनियादार आदमी थे, और बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे, सभी एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, बिल्डिंग के लोग। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। सरदार जी का नौकर भी है, ठीक है, जो मूँछों पर फिक्सो लगा रहे हैं, याद होगा आपको, अभी हमने पढ़ा था। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? तो सरदार जी के नौकर का नाम क्या था? धर्मा। ठीक है, ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। तो नौकर कहता है, सरदार जी के लिए मक्खन लेने। उसने वहीं से जवाब दिया। तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। मुझे कुछ और राहत मिली। ठीक है, लेखक फिर से सोचने लगा कि ये नाश्ते के लिए अगर मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब वो शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो लेखक को कुछ और राहत मिल गया कि चलो, कोई नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है, तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। ठीक है, लेखक सोचता है कि अतुल मवानी और सरदार जी का और वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद जी के यहाँ आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की ही मुलाकात है, तो अगर ये लोग नहीं शामिल हो रहे हैं तो मेरा तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और लेखक राहत की सांस लेता है, अपने आप को तसल्ली देता है, क्योंकि दिल्ली में सर्दी काफ़ी ठंडी होती है। ठीक है, तो लेखक ठंड के वजह से वो अपने घर में ही रहना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को तसल्ली देता है। ठीक है, सामने
बारजे पर मुझे मिसेस वासवानी दिखाई पड़ती है। बारजे मतलब बरामदा होता है, ठीक है। बारजे पर मुझे मिसेस वासवानी दिखाई पड़ती है। मिसेस वासवानी, मिस्टर वासवानी की पत्नी मिसेस वासवानी दिखाई पड़ती है। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। लेखक मिसेस वासवानी को देखता है और वो देखता है कि उसके खूबसूरत चेहरे पर, किसके खूबसूरत चेहरे पे, तो मिसेस वासवानी के खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी, ठीक है। गाउन पहने हुए वे निकली है और अपना जूड़ा बांध रही है। सर पर जो बालों को संवारना बोलते हैं, वो अपना जूड़ा बांध रही है। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डार्लिंग ज़रा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। और वो निकलते हुए उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, क्या कह रही है, डार्लिंग ज़रा मुझे पेस्ट देना प्लीज़, ठीक है। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। इधर वो लेखक बाहर भी देखता है कि दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। आइए आगे पढ़ते हैं। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना है दीवान चंद जी की कल मौत हो गई है। मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे ना बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह सेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद, ठीक है। लेखक क्या जवाब देता है, सीधा सा जवाब देता है कि मैंने अभी अखबार पढ़ा है ताकि मौत की बात आगे ना बढ़े, ठीक है। और अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह यह भी देखता है कि वह सेव करके आया है और अपने आप को तसल्ली देता है। वह आगे बढ़ता है। वह आगे क्या कहता है, अतुल मवानी बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। यह सुनकर लगता है कि बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ, ठीक है, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ। लो, तो लेखक क्या है, बीच में ही छेड़ देता है कि ये बात आगे ना बढ़े और बीच में उसके काम की बात ला देता है कि तुम्हारे उस काम का क्या हुआ। बस मशीन आने भर की देर है। आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर क्या किया जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। फिर से दीवान चंद जी की बात छेड़ देता है। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था, लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद जी का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकालकर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है। अतुल मवानी से कौन पूछता है, तो खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगते हैं। कैसे पूछते हैं, तो सिर निकाल कर पूछने लगते हैं, ठीक है। वक्त तो 9 का बजा था, वक्त तो 9 बजे का था।
अतुल मवानी कहता है वक्त तो 9 बजे का था, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए। वह कह रहा है और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। लेखक श्योर नहीं है कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो अंदाज़ा लगा लेता है। मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। इतने बीच में क्या है, सरदार जी का नौकर धर्मा आ गया है, उसे सिगरेट देकर जा चुका है और अब वो ऊपर में मेज पर चाय भी लगा रहा है। कौन चाय लगा रहा है? तो सरदार जी का नौकर धर्मा, जो सिगरेट लाने गया था और अपने मालिक के लिए मक्खन, जो जिसने सरदार जी ने क्या मंगवाया था, तो मक्खन मंगवाए थे। ठीक है, तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे ख्याल से परमीला वहाँ ज़रूर पहुँचेगी, क्यों डार्लिंग? तभी उसे मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो अपने पति से बोल रही है, मेरे ख्याल से परमीला वहाँ ज़रूर पहुँचेगी, क्यों डार्लिंग? पहुँचना तो चाहिए, तुम ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए हैं। तो मिस्टर वासवानी कहाँ से गुजर गए हैं? बारजे से, मतलब बरामदे से गुजर गए हैं। क्या कहकर? तुम अभी जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, ये कहते हुए अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चला आऊँ। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मतलब वो पूछता है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। पॉलिश बूट वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। एक और कैरेक्टर है जो पॉलिश वाला है, जो हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है, पॉलिश, और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं। कौन अपने नौकर को हिदायत दे रहा है? तो सरदार जी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। ठीक है, यह कौन कह रहा है? अपने नौकर को कौन हिदायत दे रहा है? तो सरदार जी हिदायत दे रहे हैं। ठीक है, कि क्या हिदायत दे रहे हैं? कि ठीक 1 बजे लेकर आना, खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और न उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। ठीक है, देखिए, सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता है और ना ही उनके मन की चीज़ें पकाता है। ठीक है, तो फिर भी सरदार जी क्या है, उसे हिदायत दे रहे हैं। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है, सूरज की किरणों का पता नहीं है। कुलछे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेढ़ी लगाकर खड़ी कर लिया, मतलब रेढ़ी मतलब अपना ठेला लाकर खड़ा कर दिया है। कुलछे छोले वाले, नाम क्या है उसका? वैष्णव। रोज़ की तरह वह प्लेटें सजा रहा है, उसकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। ठीक है, किसकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है? तो प्लेटों की खनखनाहट आ रही है। कौन कौन रेढ़ी लाकर खड़ा कर लिया है? तो कुलछे छोले वाले वैष्णव ने। तो मतलब वो क्या है? कुलछा छोला वाला है। सात नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और
क्यू में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। कितने नंबर की बस छूट रही है? तो 7वें नंबर की बस छूट रही है। और सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले आ रहे हैं। ठीक है, ईसा मतलब जो बस का जो ऊपर का जो रड होता है उसे जो पकड़ा हुआ है उसी को वो सूलियों पर लटका हुआ बोल रहा है। ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यू में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। और जो क्यू में खड़ा है और लोगों को कंडक्टर क्या है? पेशगी टिकट बांट रहा है। मतलब वो लोगों को टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रेज़गारी की खनक यहाँ तक आती है। रेज़गारी मतलब पैसों की खनक। 1-2 रुपया जो भी वो पैसा लेता है और अपने पॉकेट में जब वह पैसे वापस रखता है तो उसकी खनक यहाँ तक आ रही है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है। कंडक्टर कैसा लग रहा है? तो शैतान की तरह लग रहा है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है। ये सब एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूँ? मिसेज वासवानी पूछ रही है। किससे पूछ रही है? मिस्टर वासवानी से। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। तो वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़, घुटी घुटी आवाज़ से क्या लग रहा है लेखक को? कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा होगा। ठीक है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है। किसका नौकर? तो सरदार जी का नौकर। क्या किया है? सूट जो है ब्रश से साफ किया है और कहाँ लटका दिया है? हैंगर पर लटका दिया है। और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। ठीक है। अतुल मवानी फिर सामने से निकला है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पोर्टफोलियो मतलब कोई भी ज़रूरी सामान उसमें रखना, लिखना या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़, उसे ही पोर्टफोलियो कहा गया है। ठीक है। एक फ़ाइल बोला जाता है। पोर्टफोलियो मीन्स फाइल जो उसके हाथ में। पिछले महीने बनवाया सूट उसने पहन रखा है। किसने? अतुल मवानी ने। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक। आते ही वह मुझसे पूछता है तुम नहीं चल रहे हो? आते हुए वह मुझसे पूछता है तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को वह पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, बस 10 बज चुका है। बस लेखक को क्या डर सताया जा रहा है कि कोई उसे शव यात्रा में जाने को ना कहे। ठीक है। और जब तक वो नहीं कहता है उसे तसल्ली मिलते रहती है। ठीक है। तो सरदार जी को वह आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। तो कितना बज चुका है? 10 बज चुका है। दो मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं। वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? तो मवानी से कौन पूछ रहा है कि ये सूट किधर सिलवाया? तो वासवानी। और कहाँ से पूछ रहा है? तो ऊपर से ही पूछ रहा है। ठीक है। सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में। बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेस को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है? इंग्लिश। वह बोलता है, अतुल मवानी बोलता है इंग्लिश।
बहुत अच्छा फिटिंग है। कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती। कहाँ दिखाई पड़ती है मिसेज वासवानी? तो बारजे पर दिखाई पड़ती है। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमर के नीचे है। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है, सॉरी कमर नहीं, कमरे के नीचे है। ठीक है। उसके साथ कुछ एक आदमी हैं, एक दो कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही है। लोग बातों में मशगूल हैं। तो क्या क्या है? कुछ आदमी है, एक दो कार भी है, और जो धीरे धीरे रेंग रही है, और लोग क्या है? बातों में मशगूल है। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। मतलब जैसे ही मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इससे पहले कि वे लोग बाहर आ जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे हैं? कौन पूछता है? तो वासवानी पूछता है मुझसे कि आप नहीं चल रहे हैं। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ। पर दूसरी क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहा, चलने को कहा है। अभी भी वो कंफर्म नहीं है कि ये लोग कहाँ जा रहा है और कहाँ चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घरों के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। एक कार पीछे से आती है। कहाँ से कार आती है? पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बातें करते हैं। जो कार चलाने वाला है वो साहब शव यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बातें करता है और कार सर्र से आगे बढ़ जाती है। कैसे कार आगे बढ़ती है? तो सर्र से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती है। जो दो कार जो पीछे पीछे चल रहा था उसी कार के साथ पीछे सरसराती हुई चली जाती है। मिसेज वासवानी और तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मिसेज वासवानी और तीनों लोग मतलब सरदार जी, मिस्टर वासवानी और अतुल मवानी कहाँ जा रहे हैं? टैक्सी स्टैंड की ओर। ठीक है। मतलब टोटल 4 लोग जा रहे हैं। कौन नहीं जा रहा है? तो लेखक नहीं जा रहा है। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है। मिसेज वासवानी ने क्या डाल रखा है? फर कॉलर। और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दास्ताने पहने हैं। और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। टैक्सी कहाँ आ रही है? इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। कौन बता रहा है? वासवानी बता रहा है। किसे बता रहा है? ड्राइवर को। किसका इशारा कर रहा है? कि सड़क पर जाती हुई अर्थी की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद्र की सब यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत भी छूट रही है। इधर सर्दी की वजह से उसकी हिम्मत भी छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोच रही है जो उसे परेशान कर रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। कौन गर्दन निकालकर कुछ कहता है? तो मवानी कहता है। ठीक है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं। तो मुझे धक्का सा लगता है। किसको धक्का सा लगता है? तो लेखक को। और वो क्या पहनकर चप्पल डालकर नीचे उतर आता है? तो ओवरकोट पहनकर।
ठीक है, और चुपचाप पीछे पीछे चलने लगता है। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। टोटल कितना आदमी है? 4 आदमी कंधा लिया हुआ है, 7 आदमी साथ चल रहे हैं, मतलब टोटल 11 आदमी ही है। और 7वां मैं ही हूँ, 7वां मैं ही हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइनें लगी हुई थी। ऐसा लेखक सोच रहा है, ठीक है। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। कहाँ पहुंच चुका है लेखक? तो अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर इतने में वो पहुंच चुका है। अगले मोड़ पर ही पंचकुइयाँ शमशान भूमि है। शमशान भूमि अगले मोड़ पर ही है, पंचकुइयाँ भूमि, पंचकुइयाँ शमशान भूमि। और वो कहाँ से गुजर रहा है? आर्य समाज रोड, ठीक है। आर्य समाज रोड से गुजर के वो अगले मोड़ पर ही पंचकुइयाँ शमशान भूमि है, अगले मोड़ पर ही, ऐसा लेखक कह रहा है। और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोग, भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं, औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों की ऊंची ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई पड़ता है। कनॉट प्लेस कहाँ है? दिल्ली का एक मॉल है, ठीक है। तो उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई पड़ती है। सभी जूड़ों के स्टाइल अलग अलग हैं। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कुएं में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं। तो मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कुहरे में धुला जा रहा है। कहाँ घुला जा रहा है? तो कुहरे में घुला जा रहा है। और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं। तो किसके सफ़ेद दांत चमक रहे हैं? औरतों के। और उनकी आंखों में एक गरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ सबके इर्द गिर्द जमा हो गई है। और कारों के सोफर, जो कारों के जो ड्राइवर होते हैं, हाथ में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नज़र का इंतज़ार कर रहे हैं। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? कारों के सोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपने मालकिनों की नज़र का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेज को आंख के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। कौन खड़ी बात कर रही है? तो मिसेज वासवानी। और कौन इशारा कर रहा है? तो मिस्टर वासवानी आंखों के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है। कहाँ जाने को कह रहा है? तो शव के पास जाने को कह रहा है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही है। शव का मुंह खोल दिया गया है। सोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। तो सोफर अब खाली हो गया है। जो हाथ में उसने फूल और मालाएं ले रखी थी, उसने अपने मालकिन को देकर वह निश्चिंत हो गया है और कारों के पास खड़ा होकर क्या पी रहा है? तो सिगरेट पी रहा है। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिया है और उनकी नाकों से भी आवाज़ आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर शव के सिरहाने रख दिए। कुछ आदमियों ने क्या किया? अगरबत्ती जलाया और शव के सिरहाने रख दिया। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है, एज़ यूजुअल।
अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। कौन दिखा रहा है? अतुल मवानी। और किसे दिखा रहा है? तो वासवानी को दिखा रहा है। और लेखक अंदाज़ा लगा रहा है कि वह पासपोर्ट का फॉर्म होगा। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। सोफरों ने सिगरेट या तो पी ली है या बुझा दी है। वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। सब अब भीतर पहुंच चुका है। सोफरों ने क्या किया? सिगरेट या तो पी ली है या तो बुझा दी है और अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। सब अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरत अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही हैं। स्कूटर स्टार्ट हो रहा है और कुछ लोग रीडिंग रोड और बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही है और मिसेज वासवानी कह रही है, परमीला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? किससे कह रही है? तो मिस्टर वासवानी को कह रही है कि किसने शाम को बुलाया है? तो परमीला ने शाम को बुलाया है। वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही है और बाय बाय की कुछ एक आवाज़ आ रही है। कारें स्टार्ट होकर जा रही है। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरफ वे भी यूं ही चले आए। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। तो चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो सेठ दीवान चंद जी की मौत किस अस्पताल में हुई थी? तो इरविन अस्पताल में हुई थी, ठीक है। और दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या मतलब है? तो बस में खड़े यात्री। और शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? तो आर्य समाज रोड। और शव का दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा? तो पंचकुइयाँ शमशान भूमि में। लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते की पालिश कर रहा था? तो अतुल भवानी कर रहा था। और मूँछों पर पिक्सो कौन लगा रहे थे? तो सरदार जी लगा रहे थे। और अतुल भवानी लेखक से क्या मांगने आता है? आयरन। मक्खन लाने कौन जा रहा था? तो धर्मा जा रहा था, जो किसका नौकर था? सरदार जी का। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल जवाब हैं। हम आपके लिए एमसीक्यू भी लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।